नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कश्यप स्वागत करता हूं आपका चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, मैं आपको करवा रहा था इतिहास, और इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की सभ्यताएं। और राजस्थान की सभ्यताओं के अंतर्गत हमने कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और इस प्रकार की कुछ छोटी सभ्यताओं को पढ़ लिया था। उसके बाद आज हमारा सभ्यता का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बैराट। तो चलिए दोस्तों, आज हम जिस सभ्यता के बारे में जानकारी ले रहे हैं ये सभ्यता क्या है? बैराट सभ्यता है। सबसे पहले बैराट सभ्यता के बारे में जाने, हम पहले बैराट शब्द का अर्थ जानते हैं। दोस्तों, बैराट शब्द जो है अपने आप में ये प्राचीन काल के अंदर बैराट विराट नगर के नाम से क्या किया जाता था? जाना जाता था, विराट नगर। और ये विराट नगर जो है ये मत्स्य जनपद की क्या हुआ करता था? राजधानी हुआ करता था। इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि राजस्थान के अंदर मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, तो राजस्थान के अंदर राजधानी के रूप में विराट नगर को जाना जाता था। विराट नगर जिसे वर्तमान में बैराट के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। दोस्तों, यहां पर मैं आपको यह बात भी थोड़ा बताना चाहूंगा कि मत्स्य जनपद जो है, वैसे तो राजस्थान के कई जिले इसके अंदर काउंट होते हैं, लेकिन मत्स्य जनपद बड़े बड़े अर्थों में यदि हम लें तो जयपुर और अलवर, इन दोनों भूभाग को लेकर मत्स्य जनपद का सबसे अधिक सर्वाधिक क्षेत्र जो है आपको इन दो जिलों के अंदर प्राप्त होता है। ऐसे तो भरतपुर और दौसा का भाग भी मत्स्य जनपद के अंदर आता है, लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 90% मत्स्य जनपद जो है वो आपको किन दो जिलों के अंदर प्राप्त होगा? जयपुर और अलवर जिलों के अंदर प्राप्त हो जाएगा। इसी वजह से मैं आपको थोड़ा सा यहां पर ये बता दूं कि ये जो हम बैराट सभ्यता करने वाले हैं, इस बैराट सभ्यता का संबंध हम महाजनपद काल से भी करेंगे, जनपद काल से भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, कारण क्या है? क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये मत्स्य जनपद का हिस्सा है, और मत्स्य जनपद की राजधानी प्राचीन काल में विराट नगर हुआ करती थी, जिसे वर्तमान में क्या किस नाम से जाना जाता है? बैराट के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब साफ है कि यह क्षेत्र जनपद काल से भी जुड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं जानकारी, ज्यादा समय नहीं लेते और ज्यादा समय न लेकर बैराट सभ्यता के बारे में क्या करते हैं? जानकारी लेते हैं। दोस्तों, बैराट सभ्यता राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर प्राप्त हुई है, और ये शाहपुरा उपखंड है, इसके अंदर हमें प्राप्त होती है। यहां पर और अधिक डीप जाना है तो आप याद रखिएगा कि यहां पर एक रतनपुरा नामक क्या है? गांव है, जिस गांव के अंदर हमें इस सभ्यता के क्या मिले हैं? अवशेष प्राप्त हुए हैं। राजस्थान के अंदर यह सभ्यता जिस नदी के किनारे पर है वो नदी अपने आप के अंदर बाणगंगा नदी कहलाती है। ये बाणगंगा नदी क्यों कहलाती है? इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, और इस नदी के किनारे पर यह सभ्यता हमें कैसे मिली है इसका मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से क्या करूंगा? बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, राजस्थान के अंदर बाणगंगा नदी जो है, इसे बाणगंगा इसलिए कहा जाता है कि जिस समय महाभारत काल की बात कर रहे हैं हम, महाभारत काल के अंदर पांडव जो थे उनको 12 वर्ष का वनवास दिया गया था और 1 वर्ष का अज्ञातवास प्राप्त हुआ था। अब उन्हें 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना था, जिसके अंदर उन्हें भेष बदल कर रहना था, क्योंकि शर्त ये थी कौरवों की तरफ से कि 12 वर्ष का वनवास काटने के बाद 1 वर्ष उन्हें अज्ञातवास काटना पड़ेगा। यदि उस दौरान कौरव उन्हें पहचान लेते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं तो यही क्रम दोबारा चल जाएगा, 12 वर्ष का फिर से वनवास चलेगा और 1 वर्ष फिर से उन्हें अज्ञातवास काटना पड़ेगा। इसका मतलब साफ है कि पांडव जो थे अपने अज्ञातवास को काटने के लिए मत्स्य जनपद की तरफ आए, और मत्स्य जनपद की किस राजधानी की तरफ आए? विराट नगर की तरफ आए, बैराट की तरफ आए। और यहीं पर क्या हुआ, जब पांडव इस क्षेत्र के अंदर दाखिल हो रहे थे तो उस दौरान पांडवों को, ठीक है ना, प्यास लगी। तो उसी समय, ठीक है, द्रौपदी ने पांडव के अंतर्गत अर्जुन को कहा कि अर्जुन मुझे प्यास लग रही है। तो अर्जुन ने उस समय अपना एक तीर निकाला और तीर निकालकर अपने गांडीव नामक धनुष पर चढ़ाया और जमीन में मार दिया। जमीन में मारने के कारण, उस बाण के जमीन में लगने के कारण वहां से पानी की धार निकली और उन लोगों ने अपनी प्यास बुझा ली, और वहीं पर एक नदी का निर्माण हो गया, जिस नदी को क्या कहा जाने लगा? बाणगंगा नदी कहा जाने लगा। ये बाणगंगा नदी अर्जुन के बाण से बनी थी, इसलिए बाणगंगा कहलाई। इस नदी का निर्माण अर्जुन ने करवाया था, इसलिए इसे अर्जुन की गंगा कहा गया। देखिए, और इस नदी का पानी जो है यहीं पर एक ताला नामक गांव है, इस गांव के अंदर से निकलता है, इसलिए इसे ताला नदी भी ताला नदी के नाम से भी जान लिया जाता है। और इसे रुंडित नदी क्यों कहा जाता है, और इसके बारे में भी हम थोड़ी सी जानेंगे कि यह सभ्यता इस नदी के किनारे पर कैसे विकसित हुई। तो वो हम एक डायग्राम के माध्यम से जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, हमारे पास राजस्थान का मैप है। राजस्थान के मैप के अंदर ये जयपुर है, देखिए, और राजस्थान के मैप के अंदर ये दौसा है, और राजस्थान के मैप के अंदर ये भरतपुर है।
ये भरतपुर, जयपुर और दौसा का जो भाग है, भरतपुर, जयपुर और दौसा का जो भाग है, इस दौसा के भाग के अंदर एक नदी बहती है, जो नदी जो है बाणगंगा के नाम से जानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको उस नदी के बारे में बताता हूं और किस तरह। यहां पर बैराट की कुछ पहाड़ियां हैं दोस्तों। बैराट की इन पहाड़ियों के यहां के माध्यम से एक नदी निकलती हुई जो सीधा सीधा कहां है, यूपी की तरफ निकल जाया करती थी। ध्यान रखिएगा मेरी बात है, निकल जाया करती थी। ये नदी जो यूपी की तरफ निकला करती थी, जो बैराट की पहाड़ियों पर बारिश का पानी गिरने के कारण आगे निकलती थी, इसी नदी को किसके नाम से जाना जाता है? बाणगंगा नदी के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। बैराट की पहाड़ियों से निकलती हुई ये रामगढ़ बांध के अंदर से, जो कि जयपुर में है, वहां से निकलती हुई ये दौसा में प्रवेश करती थी और दौसा से प्रवेश करती हुई ये भरतपुर के अंदर प्रवेश कर जाती थी और पहले ये यूपी के अंदर, ठीक है ना, चली जाती थी और फतेहाबाद नामक स्थान पर यमुना नदी के अंदर क्या हो जाया करती थी? विलय हो जाया करती थी। लेकिन वर्तमान में यह नदी, याद रखिएगा, आंतरिक प्रवाह की नदियों के रूप में पढ़ाई जाती है और इसे भरतपुर के अंदर ही, याद रखिएगा दोस्तों, भरतपुर के अंदर ही ये नदी जो है वो अपने आप में क्या हो जाती है, ठीक है ना, लुप्त हो जाती है। भरतपुर जिले के लाल बांध तक भी नहीं पहुंच पाती है, इसीलिए आज वर्तमान में इसे आंतरिक नदी के रूप में क्या किया जाता है? जाना जाता है। इसी नदी के किनारे पर जयपुर के अंदर यहां पर हमें एक सभ्यता प्राप्त हुई, जो सभ्यता वर्तमान में किसके नाम से जानी जाती है? बैराट सभ्यता के नाम से क्या की जाती है? जानी जाती है। तो आशा करता हूं आपको इस नदी के बारे में और आपको इस बैराट सभ्यता की स्थिति के बारे में, लोकेशन के बारे में क्या हो गया होगा, अच्छी तरह जानकारी हो गई। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों हम, और आगे बात करते हुए इस सभ्यता के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, इस सभ्यता की खोज या इस सभ्यता के उपनाम या इस सभ्यता की कुछ और बातें बताने से पहले मैं आपको इस पर लिखी गई एक किताब के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। और ये किताब जो है, इस किताब का नाम है एक्सकवेशन एट बैराट। दोस्तों, ये किताब 1936 के अंदर इस सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और इस किताब के राइटर भी कौन है? दयाराम साहनी है, जिन्होंने ये किताब लिखी थी। और इस किताब के माध्यम से ही हमें इस बात का पता चलता है कि ये सभ्यता का अंत कैसे हुआ या इस सभ्यता को खत्म करने में किसका सबसे बड़ा योगदान है। तो ये भी याद रखिएगा कि एक्सकवेशन एट बैराट नामक पुस्तक जो है वो किसकी है? दयाराम साहनी की है, जिन्होंने इस सभ्यता स्थल की खोज जो थी सन 1936 के अंदर, 1936 के अंदर कर दी थी। और ये सभ्यता हमें कहां से प्राप्त हुई? शाहपुरा उपखंड के अंदर से, जयपुर के अंदर से और रतनपुरा नामक कस्बे से। इस सभ्यता के कई उपनाम हैं। यदि हम बात करें इस सभ्यता के उपनामों से पहले इनके उत्खननकर्ताओं की, तो दोस्तों इनके उत्खननकर्ताओं में सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके खोजकर्ता के रूप में हमने पढ़ा, जिनका नाम था 1936 के अंदर, जिनका नाम था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने इस सभ्यता की खोज 1936 में की थी। लेकिन इनके उत्खननकर्ताओं के रूप में दो लोगों के नाम आते हैं, जिनमें एक का नाम है नील रतन बैनर्जी और एक का नाम क्या है? कैलाश दीक्षित। इन लोगों ने सन 1962 से 1963 के अंदर इस सभ्यता का उत्खनन कार्य किया था। लेकिन ये नाम तो हम लगभग पढ़ ही लेते हैं, लेकिन इसके अलावा जिस नाम को आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है वो है M.N. देशपांडे। क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बड़े एग्जाम के अंदर, और उसमें ये क्वेश्चन यूं आया है कि M.N. देशपांडे का संबंध राजस्थान के निम्न में से किस सभ्यता स्थल से है? तो याद रखिएगा, M.N. देशपांडे का संबंध जो है वो राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से है? बैराट सभ्यता स्थल से है। अब ये तो थे उत्खननकर्ता जिन्होंने इस सभ्यता का उत्खनन किया, और इस सभ्यता के कुछ उपनामों को लेकर भी चर्चा करें तो उन उपनामों को हम बड़े विस्तार से पढ़ेंगे, उन उपनामों को हम बड़ी विस्तार से जानकारी लेंगे। कि सबसे पहला उपनाम जो आता है इस सभ्यता का आता है प्राचीन युग की चित्रशाला। प्राचीन युग की चित्रशाला किस तरह? और सबसे बड़ी बात, मैं बात कर रहा हूं उच्च पूरा पाषाण काल की, तो दोस्तों मैं इसे आपको क्या करता हूं, एक पूरे सिस्टम से समझाता हूं। हम इतिहास का जब जानकारी लेते हैं तो इतिहास के अंदर हम पाषाण काल को पढ़ते हैं, और पाषाण काल को इतिहास में कितने भागों में बांटकर पढ़ाया जाता है? 3 भागों में, जिसमें सबसे पहला जो काल आता है उसे कहा जाता है पूरा पाषाण काल। उसके बाद जो आता है उसे कहा जाता है मध्य पाषाण काल, और उसके बाद तीसरे नंबर पर जो काल आता है उसे कहा जाता है नव पाषाण काल। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको ये विभाजन बहुत अच्छी तरह बताया हुआ है, जिसमें इतिहास के परिचय के अंदर मैंने आपको इससे परिचय करवाया था। लेकिन यहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि उसके बाद इतिहासकारों ने इस पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया, जिसमें इसको कहा गया निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, इसे कहा गया मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और इसे कहा गया उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। अब ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं?
क्योंकि आपको यहां पर एक चीज जाननी है, और वो चीज ये जाननी है कि हमारे पास एक शब्द आया था, और वो शब्द क्या था? वो शब्द था, ठीक है ना, प्राचीन युग की चित्रशाला, और उसमें मैंने शब्द लिखा था कि उच्च पाषाण काल के प्रमाण प्राप्त होते हैं। दोस्तों, उच्च पाषाण काल के प्रमाण जो हमें यहां से प्राप्त हुए, या प्राचीन युग की चित्रशाला के रूप में हमें वहां से ये चीजें हमें प्राप्त हुई, तो उसके अंदर आप ये देखोगे कि मानव ने चित्रकारी जो है वो किस काल में करना सीख लिया था? मानव ने चित्रकारी उच्च पूरा पाषाण काल में करना क्या कर लिया था? सीख लिया था। इसका मतलब यदि मैं ये कहूं कि हमें बेराट सभ्यता से प्राचीन युग की चित्रशाला प्राप्त हुई है, मानव के द्वारा बनाए गए चित्र प्राप्त हुए हैं, तो याद रखिएगा वो चित्र किस काल की देन है? उच्च पूरा पाषाण काल की देन है। तो वो आपसे क्वेश्चन यूं भी पूछ सकता है कि बताइए उच्च पूरा पाषाण काल के चित्रों की चित्रशाला या चित्रों की गुफाएं या चित्रों का संग्रहण हमें कहां से प्राप्त हुआ? तब भी उत्तर क्या होगा? बेराट सभ्यता। इसका मतलब आप उस चीज को समझ गए होंगे, उस बात को समझ गए होंगे कि बेराट सभ्यता को प्राचीन युग की क्या कहा जाता है? चित्रशाला कहा जाता है, या चित्रकला की, ठीक है ना, गुफाएं भी कहा जाता है। यहां पर चित्रकला नहीं, यहां पर प्राचीन युग की चित्रशाला, ठीक है दोस्तों, प्राचीन युग की चित्रशाला है। उन चित्रों के अंदर भी हमें क्या है? भालू के, हाथी के, बतख के, बाघ के और मानव के चित्र प्राप्त हुए हैं, और वो दीवारों पर बने हुए हैं, और उन दीवारों पर बने हुए उन चित्रों के अंदर क्या किया गया है? ठीक है ना, कलर भी किया गया है, रंग भी भरा गया है। इस प्रकार के भित्ति चित्रों पर जब रंग भरा जाता है और रंग भरकर उनको एक अलग तरीके से दर्शाया जाता है, तो ऐसी स्थिति की विधि को क्या कहा जाता है? पेट्रोक्लिफ विधि। यहां पर यह क्वेश्चन यूं भी आ सकता है कि प्राचीन युग की चित्रशाला कहे जाने वाले बेराट सभ्यता स्थल में हमें किस विधि से जो हमें चित्र प्राप्त हुए हैं वो किस विधि से भरे हुए या रंग भरे हुए प्राप्त हुए हैं? तो आप याद रखिएगा पेट्रोक्लिफ विधि से वो चित्र क्या है मतलब ना उन चित्रों में रंग भरा गया है। यहां पर आपको इसका दूसरा नाम पकड़ेंगे हम। दूसरा नाम क्या है? महाभारत कालीन सभ्यता स्थल। इसे भी मैं आपको बड़ा मतलब है ना मेन तरीके से क्या करना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा। मेन मतलब है ना आपको ये बताना चाहूंगा कि महाभारत कालीन के अंदर ये किस तरह से स्थल जो है वो क्या है हमारे पास आते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो मैं इसे एक डायग्राम से बताता हूं कि हमारा ये स्थल जो है बेराट, ये महाभारत कालीन किस तरह है, महाभारत काल से किस तरह जुड़ा गया है। तो याद रखिए ये बेराट सभ्यता स्थल जो है, जिसका एक उपनाम ये भी है कि महाभारत कालीन सभ्यता स्थल या महाभारत से जुड़ा हुआ स्थल। तो इससे पहले मैंने आपको अभी एक उदाहरण दिया था कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास जो है वो विराट नगर नामक नगरी के अंदर निकाला था, जो कि मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करता था, और ये वर्तमान में बेराट के नाम से परिचित है, जो जयपुर के अंदर क्या है स्थित है। तो इसका मतलब एक प्रमाण तो हमें ये साफ पता लगता है कि पांडवों के द्वारा अपना अज्ञातवास जो है, पांडवों द्वारा अपना अज्ञातवास जो है वो इसी क्षेत्र में निकाला गया था। इसीलिए हम लोग क्या है कि इसे महाभारत कालीन स्थल के रूप में भी क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। एक प्रमाण ये रहा। दूसरा प्रमाण यदि मैं आपको देना चाहूं तो हमें यहां पर यह भी पता लगता है कि विराट नगर नामक क्षेत्र की राजधानी का जो राजा हुआ करता था वो राजा कौन हुआ करता था? विराट हुआ करता था। और राजा विराट की एक पुत्री थी और उस पुत्री का नाम था उत्तरा, और इस पुत्री का विवाह जो है वो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ किया गया था। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ इस पुत्री का विवाह किया गया था, जिस पुत्री का नाम उत्तरा था। अब ये विवाह क्यों किया गया इसके बारे में बात करें तो हमें महाभारत कालीन सभ्यता स्थल का जिक्र जो है वो हमें अपने आप हो जाएगा। कहते हैं कि जब पांडव यहां अपना अज्ञातवास काटने आए तो उन्होंने ब्राह्मण का वेश धरा और इस तरह उन्होंने अलग अलग तरीके का कार्य करना शुरू किया। इसके अंदर अर्जुन जो था वो एक नर्तकी के रूप में क्या हुआ, मतलब ना उसने अपना भेष धरा, नर्तक के रूप में अपना एक भेष धरा और अपना नाम कर लिया उसने वृहनलला। यहां पर युधिष्ठिर जो था राजा विराट के द्रुत कीड़ा का अधिकारी बन गया, अर्थात उनके दरबार में कार्य करने लगा, और भीम जो था उसे रसोईया बना दिया गया। वैसे भी आप जानते हो भीम तो खाने पीने के मामलों में ही तेज था, तो इसलिए उसकी सुगंध आती रहे इसलिए वो रसोईया बन गया। लेकिन दूसरी साइड में नकुल और सहदेव जो थे उन लोगों को हाथीशाला और घुड़शाला का क्या बना दिया, पालक बना दिया कि भी आप लोग हाथी और घोड़ों और गायों की क्या करोगे, रक्षा करोगे। तो उसी दौरान अभिमन्यु के साथ, ठीक है ना, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ जब इनकी असलियत का पता लगा राजा विराट को, तब उन्होंने उसके साथ उसका विवाह करवाया था। तो इससे भी पता लगता है कि शायद पांडव जो है वो किधर आए थे, बेराट आए थे। इसलिए इस बेराट नामक स्थल को हम महाभारत काल से भी क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। लेकिन मैं इसके अलावा आपको एक और प्रमाण देना चाहूंगा जिससे मैं आपको यह बता पाऊं
कि जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मत्स्य जनपद का जो हिस्सा है वो केवल और केवल जयपुर के अंदर ही नहीं है, बल्कि वो अलवर के अंदर भी आता है। तो मत्स्य जनपद का हिस्सा अलवर आता है और पांडव जो है वो मत्स्य जनपद के अंदर आए। इस बात का प्रमाण देने के लिए मैं आपको क्या करता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अलवर की बताता हूं। आपको याद हो तो अलवर के अंदर हनुमान जी का एक मंदिर है और उस हनुमान जी के एक मंदिर का नाम क्या है, पांडुपोल। कौन सा मंदिर है दोस्तों, पांडुपोल। पांडुपोल हनुमान जी का जो ये मंदिर है ये अलवर के अंदर है। और सबसे बड़ी बात, यहां पर हनुमान जी की एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर हनुमान जी की शयन मुद्रा में क्या प्राप्त होती है, हमें मूर्ति प्राप्त होती है। हनुमान जी लेटे हुए दिखाए गए हैं यहां। अब सवाल ये उठता है कि बाकी जगहों पर हनुमान जी को अलग तरीके से दिखाया गया है, लेकिन यहां एकमात्र उन्हें लेटे हुए दिखाया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर हमें महाभारत कालीन के प्रमाण मिल जाते हैं कि कहीं ना कहीं पांडवों का राजस्थान में आना था और राजस्थान में मत्स्य क्षेत्र में आना था, मत्स्य जनपद में आना था। उसका एक प्रमाण यह भी रहा क्योंकि कहा जाता है कि उस समय भीम को अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था और जब ये पांडव अपने अज्ञातवास को काटने के लिए मत्स्य जनपद के अंदर आए, तो मत्स्य जनपद के अंदर आए तो जब ये जंगल से गुजर रहे थे तो वहीं पर हनुमान जी जो है वो एक जंगल के रास्ते में सो रहे थे, जंगल के रास्ते में सो रहे थे और इस तरह सो रहे थे कि आगे जाने का रास्ता नहीं था। तो पांडवों ने उनसे हट जाने के लिए कहा और भीम ने अपनी, ठीक है ना, बल का प्रयोग कर कर उन्हें अपने आप के बल का मतलब ना ज्ञान बल का घमंड दिखाना चाहा और ये कहा कि अगर तुम रास्ते से हटोगे नहीं तो मैं तुम्हें उठाकर क्या कर दूंगा, ठीक है ना, फेंक दूंगा। हनुमान जी ने कहा कि अरे तू मुझे क्या उठाकर फेंकेगा, अगर तुझ में दम है तो तू मेरी पूंछ को ही उठाकर दिखा दे। यदि तूने ऐसा कर दिया तो मैं अपने आप ही इस रास्ते से क्या हो जाऊंगा, हट जाऊंगा। कहते हैं कि भीम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके अंदर 70 हाथियों का बल था, लेकिन वो हनुमान जी की पूंछ को नहीं उठा पाया, ठीक है। और उसी वक्त उसी दौरान भीम को अपने बल का जो घमंड था वो क्या हो गया, चकनाचूर हो गया। ये पूरी कथा भी इस बात को बताती है कि और इसी वजह से वहां पर हनुमान जी का लेटा हुआ, क्योंकि उन्होंने वहां पर अपने लेटे हुए दर्शन दिए थे पांडवों को, सोते हुए दर्शन दिए थे पांडवों को, इसीलिए वहां पर एक मंदिर बना जहां पर हनुमान जी को शयन मुद्रा में दिखाया गया। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं पांडवों का आना मत्स्य जनपद में हुआ था और मत्स्य जनपद में हुआ था तो कहीं ना कहीं पांडव जो है वो विराट नगर, ठीक है ना, बैराट की तरफ भी आए थे। इसीलिए हमने इस स्थल को किससे जोड़ा, महाभारत काल से जोड़ा। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये स्थल महाभारत कालीन भी है और ये स्थल महाजनपद कालीन भी है, क्योंकि मत्स्य जनपद के बारे में बात की है हमने और इधर से हमने महाभारत काल की भी बात कर ली है हमने। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमने ये नाम पढ़ा, ये स्थल जो है वो महाभारत कालीन है और जो मैंने डायग्राम आपको बनाकर बताया पाषाण काल के बारे में मैंने बता दिया। इसके अन्य नामों में अगर हम बात करें तो देखिए ये आ गया महाजनपद कालीन सभ्यता स्थल, क्योंकि ये सभ्यता स्थल जो है ये महाजनपद कालीन सभ्यता स्थल है, ठीक है ना। प्राचीन युग की चित्रशाला भी रही है। यहां पर एक चीज और थोड़ा सा आपको बताऊं दोस्तों, यदि मैं राजस्थान के मैप को आपको दर्शाना चाहूं और एक विषम कोणीय चतुर्भुजाकार के आधार पर बताना चाहूं, या मैं वही मैप ले लेता हूं जो मुझे मेरे पास पहले था और इस मैप के आधार पर आपको समझाना चाहूं, तो आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर कुछ जिले ऐसे हैं जिन जिलों में हमें अनेक प्रकार के क्या मिले हैं, प्राचीन चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम बात करें तो बयाना भरतपुर के अंदर भी हमें क्या हुए हैं, चित्र प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा कहां प्राप्त हुए हैं, बयाना भरतपुर के, इसी के अंदर बता देता हूं मैं आपको। बयाना भरतपुर के अंदर भी हमें याद रखिएगा, ठीक है ना, बयाना सभ्यता के अंदर भी हमें क्या प्राप्त हुए हैं, गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं या प्राचीन मानव के क्या हुए हैं, चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें तो यहां पर, ठीक है ना, बूंदी के अंदर एक सभ्यता प्राप्त हुई है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस सभ्यता के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, गर्दड़ा। गर्दड़ा बूंदी के अंदर भी हमें रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई है। रॉक पेंटिंग मतलब शैल चित्र, जो भी हमें उस मानव से संबंधित है जो मानव पाषाण काल का था। जैसे बैराट में उच्च पूरा पाषाण काल के हमें क्या प्राप्त होती है, मतलब ना चित्र प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार याद रखिएगा बूंदी में भी शैल चित्र प्राप्त हुए हैं जो पाषाण कालीन मानव के क्या किए जाते हैं, माने जाते हैं। उसके अलावा, ठीक है ना, दर नामक एक क्षेत्र पड़ता है भरतपुर में, ठीक है ना, उस दर नामक क्षेत्र के अंदर भी हमें क्या प्राप्त होते हैं, कुछ शैल चित्र प्राप्त होते हैं। इस तरह कहीं ना कहीं अलग अलग क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में, ठीक है ना, ये हमें शैल चित्र प्राप्त होते हैं। इनमें एक कोटा के अंदर आलनिया, कोटा में एक आलनिया करके क्षेत्र भी है दोस्तों, ठीक है ना, आलनिया यहां लिख देता हूं,
कोटा के अंदर एक क्षेत्र है सभ्यता का आलनिया, यहां भी हमें जो है मानव के पाषाण कालीन मानव के क्या प्राप्त होते हैं, चित्र प्राप्त होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो अपने आप के अंदर शैल चित्रों के लिए क्या की जाती है, सभ्यताओं के रूप में जानी जाती है। चलिए, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि महाजनपद कालीन सभ्यता स्थल, ये भी हमारा क्लियर हो गया, इसके भी साक्ष्य या ये क्यों कहलाता है इसके बारे में भी हमने जान लिया। अब आता है दोस्तों मौर्यकालीन सभ्यता स्थल। बिल्कुल, ये सभ्यता स्थल अपने आप में मौर्यकालीन है। इस बात की पुष्टि किस तरह से की जाए या इस बात के बारे में हम किस तरह से जानकारी लें, तो मैं आपको एक थोड़ा सा डायग्राम बताता हूं, डायग्राम दिखाता हूं। जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम जो है ये भाबरू क्षेत्र का है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस क्षेत्र का है, भाबरू। थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है ना। ये जो है ये कौन सा है, भाबरू, भाबरू क्षेत्र का है, ठीक है। अब मैं मौर्यकालीन सभ्यता स्थल होने का प्रमाण देने के लिए आपको मैं इसके अंतर्गत मिलने वाली कुछ चीजों के बारे में भी बात कर रहा हूं। देखिए, ये वो स्थल है जहां पर यहां पर पहले क्या मिला था हमको, यहां पर अशोक का एक क्या प्राप्त हुआ था, अभिलेख प्राप्त हुआ था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर हुआ करता था वो अभिलेख अशोक का, जिसको हम भाबरू का शिलालेख कहते हैं। और इस भाबरू के शिलालेख को यहां से क्या कर लिया गया, उठा लिया गया, यहां से क्या कर लिया गया उसे, ठीक है ना, कि उखाड़ लिया गया, कटवा लिया गया। इसका मतलब यह है कि ये भाबरू का शिलालेख ही हमें इस बात की जानकारी देता है, और भाबरू के शिलालेख के माध्यम से हमें यह पता लगता है कि बैराट स्थल जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, मौर्य काल से जुड़ा हुआ है। इसकी डिटेल अभी और आगे पढ़ेंगे कि हमें यहाँ क्या क्या चीजें मिली और किस तरह के तरीके से मिली, लेकिन अभी हम केवल उपनामों को क्या कर रहे हैं, बड़ा डिटेल से क्या कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए आप आशा करता हूं कि आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा कि यहां पर ये सभ्यता स्थल जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, मौर्य काल से भी क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। आगे और भी प्रमाण करेंगे हम कि मौर्य काल के कौन कौन सी चीजें हमें यहां पर हमें मुद्राएं प्राप्त हुई है, पंचमार्ग अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिससे भी पता लगता है कि ये मौर्य काल से जुड़ा हुआ है ये क्षेत्र बैराट सभ्यता का। इसके बाद आता है गुप्तकालीन सभ्यता। आपने ये बहुत कम सुना होगा कि बैराट स्थल को गुप्तकालीन स्थल भी माना जाता है या गुप्त काल से जुड़ा हुआ भी माना जाता है। बिल्कुल माना जाता है। इसके बारे में डिटेल में आगे हम चर्चा करेंगे कि हमें यहां पर गुप्तकालीन एक लिपि प्राप्त हुई है, जिससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि कहीं ना कहीं उस लिपि का इस्तेमाल गुप्त काल में किया जाता था, और उस लिपि का यहां पर मिलना, इसका मतलब ये क्षेत्र किससे रिलेटेड था, गुप्त काल से भी क्या था, रिलेटेड था। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने यहां पर कि जयपुर सभ्यता का विस्तार जो है, जयपुर के अंदर बैराट सभ्यता का जो विस्तार है वो कितना है। तो याद रखिएगा, जयपुर के अंदर जो हमें सभ्यता प्राप्त हुई है बैराट, इस बैराट सभ्यता के विस्तार की बात करें तो बैराट सभ्यता के विस्तार के अंदर हमें 3 पहाड़ियां प्राप्त होती हैं दोस्तों, 3 पहाड़ियां प्राप्त होती हैं। ये 3 पहाड़ियां कौन कौन सी हैं? नंबर 1 बीजक की पहाड़ी, नंबर 2 भीम की डूंगरी। ये दोस्तों थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहां पर जयपुर के अंदर स्थानीय भाषा के अंदर पहाड़ी को किसके नाम से जाना जाता है? डूंगरी के नाम से जाना जाता है। इसीलिए देखो इनके नाम के साथ क्या लगा है, बीजक की डूंगरी, भीम की डूंगरी और एक गणेश डूंगरी। इसी गणेश डूंगरी को कुछ किताबें अलग से पॉइंट लगाकर नाम देती है कि महादेव डूंगरी भी है यहां पर। नहीं दोस्तों, ये जो गणेश डूंगरी है इसी को ही किसके नाम से जाना गया है? महादेव डूंगरी के नाम से जाना जाता है। अर्थात ये दोनों के दोनों नाम एक ही हैं। इसका मतलब इस सभ्यता का विस्तार जो है वो इतना बड़ा है कि बीजक की डूंगरी, भीम की डूंगरी, गणेश डूंगरी पर इस सभ्यता को क्या किया गया है? दर्शाया गया है। ये सभ्यता हमें इन तीनों डूंगरियों पर क्या हुई है? प्राप्त हुई है। नेक्स्ट बात करें और नेक्स्ट चर्चा करें तो जैसा कि मैंने आपको चित्र दिखाया था, और उसके बाद फिर मैं ये बात करूंगा कि इस डूंगरियों पर जो ये सभ्यता हमें प्राप्त हुई, जिस सभ्यता की खोज सन 1936 के अंदर किसने की? दयाराम साहनी ने की। और उसके बाद 1961 से और 62 के अंदर इनका उत्खनन कार्य जो है नील रतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित के द्वारा किया गया। और एम.एन. देशपांडे का संबंध भी किस सभ्यता से रहा? इसी सभ्यता से रहा। तो हमें यहाँ पर अनेक प्रमाण प्राप्त हुए। उन प्रमाणों में मैं सबसे पहले आपको एक अभिलेख के बारे में चर्चा कर रहा हूं, जिस अभिलेख का नाम क्या है? भाबरू का शिलालेख। मैं पहले भाबरू के शिलालेख फर्स्ट की बात करूंगा। अब आप कहोगे कि सर फर्स्ट क्या है? हमने तो भाबरू का शिलालेख सुना था। यहां पर हमें 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे एक चित्र दिखाया था। ये भाबरू क्षेत्र का चित्र है, और इस भाबरू के क्षेत्र के अंदर यहां पर जो हमें अभिलेख प्राप्त हुआ है, ये अभिलेख जो प्राप्त हुआ और यहां से जो काट कर लेकर जाया जा चुका है, ठीक है ना, ये अभिलेख जो है इसे भाबरू का प्रथम शिलालेख कहा जाता है। लेकिन इसी जगह के अलावा आगे इसी भाबरू के अंदर जो दूसरी पहाड़ी पड़ती है भीम की डूंगरी, इस भीम की डूंगरी पर भी हमें एक अभिलेख प्राप्त हुआ, जिस अभिलेख को नाम दिया गया भाबरू का सेकंड अभिलेख। इसीलिए मैं इसे फर्स्ट का नाम क्या कर रहा हूं? दे रहा हूं। इसीलिए मैं इसे फर्स्ट के बारे में क्या कर रहा हूं? दिखा रहा हूं। अब देखिए, ये जो भाबरू का शिलालेख हमें
जो प्राप्त हुआ ये किस तरह प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ और किसे प्राप्त हुआ, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। हमने अभी बताया कि यहां पर 3 डूंगरियां थी, एक बीजक की डूंगरी, एक भीम की डूंगरी और एक कौन सी डूंगरी, गणेश डूंगरी, जिसे महादेव डूंगरी के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। दोस्तों इस डूंगरियों में एक बीजक की डूंगरी थी, जिस डूंगरी पर सन 1837 के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी जो था वो घूमने के लिए आया, और उस बीजक की डूंगरी पर वो अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था कैप्टन बर्ट, ध्यान रखिएगा दोस्तों, उसका नाम क्या था, कैप्टन बर्ट। इसको कई जगह पर कैप्टन बर्ट की जगह पर क्या लिखा हुआ मिल जाता है आपको, रॉबर्ट, क्योंकि रा जो शब्द है वो कई जगह पर मीटा हुआ है, कई जगह पर एक्स्ट्रा भी लगा हुआ है। तो कैप्टन बर्ट नामक जो अधिकारी था वो 1837 के अंदर इस क्षेत्र के इस बीजक की पहाड़ी पर घूमने के लिए आया हुआ था। जब ये बीजक की पहाड़ी पर घूम रहा था और बीजक की पहाड़ी पर घूमता रहा था, तो घूमते 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 इसे ये क्षेत्र नजर आया, और इस क्षेत्र के अंदर उसे यहां पर लगा हुआ एक शिलालेख नजर आया, और उस शिलालेख पर कुछ अंकित था, और वो जो अंकित था वो किस भाषा के अंदर अंकित था, वो जो अंकित था वो ब्राह्मी लिपि के अंदर अंकित था। और उसे लगा कि ये कहीं ना कहीं अभिलेख जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत काम का हो सकता है, और इसीलिए उसने अपने आला अधिकारियों को और अपने पुरातत्व विभाग के लोगों को इस बात की जानकारी दी। लेकिन उस समय तो कदम जो था इतना जल्दी नहीं उठाया गया, लेकिन 1840 के अंदर इसका सर्वेक्षण किया गया, इससे पहले इसकी जांच की गई, इसके बारे में पता किया गया, और उन्हें लगा कि यह अभिलेख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए 1840 के अंदर इस अभिलेख को उसी स्थान से कटवा लिया गया, और कटवा कर उस अभिलेख को बंगाल के अंदर दोस्तों एक, ठीक है ना, संग्रहालय है, जिस संग्रहालय को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। याद रखिएगा उस संग्रहालय को क्या कहा जाता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बंगाल का एक संग्रहालय था, ठीक है ना। इस संग्रहालय के अंदर उसे लाया गया, जो वर्तमान में आज कहां है, कलकत्ता के अंदर है। इसीलिए वर्तमान में आज ये अभिलेख जो है 1840 का, ठीक है ना, कलकत्ता में रख दिया गया था, लेकिन वर्तमान में ये कलकत्ता में नहीं है दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसके बारे में भी आगे जिक्र करेंगे। मैं आपको ये अभिलेख दिखवाने का प्रयास करूंगा। ये देखिए, ये वो अभिलेख है दोस्तों जो जिसको हम क्या कहते हैं, भाबरू का शिलालेख, ठीक है दोस्तों, यही क्या है, भाबरू का शिलालेख है, जो पत्थर के रूप में, पत्थर के ऊपर अंकित रूप में हमें प्राप्त हुआ था, और इसको यहां से क्या कर लिया गया था, कटवा लिया गया था, और कटवाने के बाद इसको बंगाल के, ठीक है ना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के मतलब ना कलकत्ता के संग्रहालय के अंदर क्या कर दिया गया था, रख दिया गया था। जैसा कि मैं बात कर रहा था अभी आपसे कि इस संग्रहालय के अंदर इस लेख को सन 1840 में लाया गया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कटवा कर लाकर इसको 1840 के अंदर इस संग्रहालय के अंदर रख दिया गया था। 1840 में इसे यहां रख दिया गया। बाद में इस अभिलेख को जब पढ़ा गया तो इस अभिलेख से हमें अनेक प्रकार की जानकारियां प्राप्त हुई, जो जानकारियां केवल और केवल किसके काल की दे रही थी, अशोक, सम्राट अशोक के बारे में बता रही थी। और अशोक जो है वो कौन से धर्म से जुड़ा, कौन से मतलब बना वंश से था, मौर्य वंश से। इसीलिए हमने ये माना कि बौद्ध सभ्यता के अलावा या मौर्य मतलब ना काल से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। कौन सा स्थल है, बैराट स्थल। बैराट स्थल जो है वो मौर्य काल से जुड़ा हुआ है। इसका एक प्रमाण ये भी है क्योंकि हमें यहां से अशोक के काल के क्या प्राप्त होते हैं, अभिलेख प्राप्त होते हैं, और अशोक ने बौद्ध धर्म को अधिक प्रधानता दी, इसलिए हमें इस स्थल का जुड़ाव जो है वो हमें बौद्ध से भी जोड़ दिया जाता है। अर्थात हम अपने नामों में एक नाम और ऐड कर सकते हैं कि ये जो स्थल है, ये स्थल जो है वो बौद्ध कालीन स्थल भी है, या बौद्ध धर्म से भी क्या है, जुड़ा हुआ स्थल है, या बौद्ध धर्म से भी क्या है, संबंधित है। कारण क्योंकि हमें यहाँ बौद्ध धर्म के भी क्या प्राप्त होते हैं, प्रमाण प्राप्त होते हैं। बौद्ध सभ्यता के बारे में भी, लोगों के बारे में भी क्या होती है, जानकारियां मिलती है। दोस्तों जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि यहां पर जो हमें अभिलेख प्राप्त हुआ, भाबरू का शिलालेख प्राप्त हुआ। आप सोच रहे होंगे ये अभिलेख या शिलालेख क्या है। तो जैसा कि हमारा ये शुरुआती दौर है और इन शुरुआती दौर में हम इन क्लासों को डाल रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा मैं अभिलेख और शिलालेख के बारे में भी बता देता हूं। देखिए वो हर चीज अभिलेख है दोस्तों जिसको किसी चीज पर लिखा गया है, लेकिन यदि उस चीज को किसी चीज पर लिख दिया जाए और उस चीज का नाम उसके साथ जोड़ दिया जाए तो अपने आप में वो चीज से रिलेटेड वो लेख बन जाता है। जैसे मैंने किसी चीज पर लेख लिखा, लेकिन वो लेख है, लेकिन मान लो मैंने पत्थर पर लिख दिया तो वो याद रखिएगा, या किसी बड़े शिला पर रख दिया तो वो बन गया शिलालेख। लेकिन मैंने मान लीजिए उसी लेख को या उसी अभिलेख को एक स्तंभ पर लिख दिया तो अभी तो हट जाएगा, क्योंकि अभी का अर्थ होता है ऊपर, और वहां पर लग जाएगा स्तंभ, तो बन जाएगा स्तंभ लेख। तो अब हमें पता लग जाएगा कि वो अभिलेख किसी पर लिखा हुआ नहीं है, बल्कि वो स्तंभ पर लिखा हुआ है।
वैसे ही एक होता है शिलालेख कि वो शिला पर लिखा हुआ है, और एक होता है गुहालेख जिसका मतलब क्या होता है कि गुफाओं की दीवारों पर लिखा गया है। ऐसे ही हम इसे भाब्रू के शिलालेख को शिलालेख क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पत्थर पर लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब जैसा कि मैं बात कर रहा था कि इस भाब्रू के शिलालेख की लिपि जो है वो कौन सी है, जैसा मैंने आपको पहले बताया अभी कि भाब्रू शिलालेख की लिपि जो है वो ब्रह्मी है। आपको एक चीज समझनी होगी कि अशोक के द्वारा जो लिखवाए गए अभिलेख हैं, और खासकर से जितने अभिलेख हमें जो भारत में प्राप्त होते हैं, वो अभिलेख जो है उनकी अधिकांश जो लिपि है वो क्या है, ब्रह्मी लिपि है। और सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, अशोक के सारे भारत में मिलने वाले अभिलेख जो है वो केवल क्या है, लघु शिलालेख ही है। कोई भी अशोक का भारत के अंदर दीर्घ शिलालेख प्राप्त नहीं हुआ है। इससे भी आपको थोड़ा समझना होगा, क्योंकि लघु शिलालेख जो है वो अशोक के सामान्य जीवन के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में, उसके बौद्ध धर्म से संबंधित रिलेटेड बातों के बारे में ही जानकारी देते हैं, लेकिन दीर्घ शिलालेख अशोक की राजनीतिक जीवन की जानकारी देते हैं। और ये जो शिलालेख है ये अपने आप में लघु शिलालेख है अशोक का, ध्यान रखिएगा। कई बार हम सोचते हैं कि लघु का अर्थ छोटा होता है, तो हम आइडिया लगा लेते हैं छोटा है इसलिए इसे लघु शिलालेख कहा गया। नहीं, अशोक के शिलालेखों के अंतर्गत आने वाली जानकारियों को दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, एक राजनीतिक और एक सामाजिक। तो सामाजिक जानकारी वाले अभिलेख जो है उनको कहा गया लघु शिलालेख, और जो राजनीतिक जीवन की जानकारी देते हैं, युद्धों की या उससे रिलेटेड, आसपास के राजाओं से रिलेटेड, ठीक है ना, या करें अन्य प्रकार की, तो उन्हें बोला गया दीर्घ शिलालेख। तो ये लघु शिलालेख है, एक चीज याद रखिएगा। और इस शिलालेख की लिपि ब्रह्मी लिपि है। और इस शिलालेख के अंदर इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों की जानकारी हमें इसी शिलालेख से प्राप्त होती है। बौद्ध धर्म के, ठीक है दोस्तों, त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, त्रिरत्न मतलब तीन रत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों को इसी शिलालेख के अंदर क्या किया गया है, लिखा गया है। इसी शिलालेख के अंदर क्या किया गया है, लिखा गया है, जिसमें नंबर 1 आता है बुद्ध। नंबर 1 क्या आता है, बुद्ध। दूसरा क्या आता है, धम्म। और तीसरा क्या आता है, संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीन बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का उल्लेख हमें किस शिलालेख में प्राप्त होता है, भाब्रू के शिलालेख के अंदर क्या होता है, प्राप्त होता है। इसके अलावा भाब्रू के शिलालेख में आपको यह भी याद रखना होगा कि अशोक के द्वारा, ठीक है ना, गो हत्या पर क्या किया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था। इस बात की जानकारी भी हमें किस अभिलेख से प्राप्त होती है, भाब्रू शिलालेख से क्या होती है, प्राप्त होती है। भाब्रू शिलालेख से ही अशोक के बौद्ध अनुयायी होने का क्या होता है, पता चलता है। यह भी याद रखिएगा कि अशोक जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इस बात का पता भी हमें किस अभिलेख से प्राप्त होता है, भाब्रू के फर्स्ट शिलालेख से क्या होता है, प्राप्त होता है। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि इस अभिलेख के अंदर अशोक को, ठीक है ना, मगधाधीराज के नाम से क्या किया गया है, पुकारा गया है। मगधाधीराज, मगधाधीराज का मतलब मगध का शासक या मगध के ऊपर राज करने वाला शासक, क्योंकि अशोक के अभिलेखों में अशोक नाम से नहीं पुकारा गया। 4 अभिलेख ऐसे हैं जिनको अशोक का नाम अशोक मिलता है, जिनमें, ठीक है ना, जिनमें एक तो आता है नेठुर, एक आता है उदयगोलन, एक आता है गुर्जरा और एक आता है मास्की का अभिलेख। इन चारों के अलावा उसने हर शिलालेख में अपना नाम जो है अशोक नहीं लिखा है, उसकी जगह कुछ और ही लिखा है, जैसे पियदस्सी, देवानाम पियदस्सी या मगधाधीराज, इस तरह का नाम का प्रयोग किया है। तो यहां भी याद रखिएगा कि भाब्रू के शिलालेख में अशोक ने अपना कौन सा नाम इस्तेमाल किया है, मगधाधीराज का नाम इस्तेमाल किया है। ये हमें भाब्रू लेख से क्या प्राप्त होती है, हमें जानकारियां प्राप्त होती है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, गो हत्या पर प्रतिबंध, मगधाधीराज और अशोक का क्या है ये, ठीक है ना, लघु शिलालेख है। और ये मैंने आपको चित्र दिखाया, जो चित्र किसका है, भाब्रू के शिलालेख का है। दोस्तों याद रखिएगा, भाब्रू का शिलालेख जो है वो हमें बैराट से प्राप्त हुआ। अब इंपॉर्टेंट बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट जाननी है, ये शिलालेख हमें कहां से प्राप्त हुआ, बैराट से। बैराट से हमें प्राप्त हुआ। और इस शिलालेख को हम, ये प्राप्त कब हुआ, 1837 के अंदर। और इस शिलालेख को हम बाद में 1840 के अंदर कहां लेकर चले गए, कलकत्ता के अंदर। कहां लेकर चले गए, कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता के संग्रहालय में डाल दिया। इसीलिए इन दोनों के नाम को जोड़कर भी इस शिलालेख का नाम बुलाया जाता है और इसको बोला जाता है, और इसे कहा जाता है बैराट कलकत्ता अभिलेख। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बैराट कलकत्ता अभिलेख। अब आप कहोगे कि ये नाम तो हमने नया सुना है, नया नहीं सुना है। ये नाम जो है इतिहासकार या विद्वान जो है वो अपने आप में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे आपने अशोक के कुछ और अभिलेखों के बारे में पढ़ा होगा, जैसे आपने एक अशोक का अभिलेख पढ़ा है, दिल्ली मेरठ अभिलेख। ये अशोक का अभिलेख है,
दिल्ली मेरठ अभिलेख, ठीक है ना। अब इस अभिलेख को पढ़ोगे, इस अभिलेख को देखोगे तो आपको यह पता लगेगा कि यह अभिलेख दिल्ली में मिला है, लेकिन बाद में इसको कहां स्थापित कर दिया गया था, मेरठ में। वैसे ही ये अभिलेख बैराट में मिला है और बाद में इसको कहां स्थापित कर दिया गया, कलकत्ता में, तो इसका नाम पड़ गया बैराट कलकत्ता अभिलेख। तो ये भी याद रखिएगा, इसको बैराट कलकत्ता अभिलेख के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। कल को वो आपसे यूं पूछ ले कि बैराट कलकत्ता अभिलेख जो है, ये फर्स्ट वाला ही है अभिलेख जो है, उसको किस नाम से जाना जाता है, जिसकी प्राप्ति हमें बैराट स्थल से प्राप्त हुई, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, भाबरू का शिलालेख को ही इसके नाम से क्या किया गया, जाना गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बात करेंगे अशोक के शिलालेखों के अंदर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना, कि अशोक का शिलालेख अभी हमें कहां प्राप्त हुआ था, बीजक की डूंगरी पर प्राप्त हुआ था। लेकिन ये सभ्यता का विस्तार तो जो है वो भीम की डूंगरी पर भी है। इस सभ्यता का विस्तार जो है अपने आप के अंदर गणेश डूंगरी पर भी है, महादेव डूंगरी पर भी है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात का पता लगता है कि शायद कहीं और भी हमें मौर्यकालीन क्या हो सकते हैं, प्रमाण मिल सकते हैं। एक प्रमाण और याद आया मुझे दोस्तों, जैसा कि हम अशोक के अन्य अभिलेख पढ़ रहे हैं और भीम की डूंगरी के बारे में जांच कर रहे हैं, तो देखो यहां से भी आपको एक पता चीज लगेगी कि यह सभ्यता स्थल महाभारत कालीन है, क्योंकि इसी भीम की डूंगरी पर हमें एक भीम, ठीक है ना, ताल प्राप्त होता है। ये भीम ताल क्या है, इसके पीछे एक अच्छा सा किस्सा है। चलिए मैं आपको उस किस्से को बताता हूं। भीमताल ये है कि जब पांडव यहां आए थे तो पांडवों के अंदर जब पांडवों को प्यास लगी थी तो भीम को इसी डूंगरी के ऊपर कहा गया था कि भीम हमें प्यास लग रही है, आप इसका इंतजामात कीजिए। मुझे लगता है पांडवों को प्यास कुछ ज्यादा ही लगती थी। अर्जुन को बोला तो अर्जुन ने बाण निकालकर नदी निकाल दी, और भीम को बोला तो भीम तो आपको पता है मोटी बुद्धि का था, और मारा चला के लात उसने भीम की डूंगरी की एक पहाड़ी पर, और लात मारते ही वहां पर एक बड़ा सारा गड्ढा हो गया और पानी का कुंड बन गया, जिस कुंड को किसके नाम से जाना जाता है, भीमताल के नाम से जाना जाता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों इसी वजह से देखो भीम की डूंगरी के नाम से इस डूंगरी को क्या किया गया, जाना गया। इसका मतलब साफ है कि भीम की डूंगरी का होना अर्थात पांडवों का बैराट के अंदर आना क्या करता है, सिद्ध करता है, और महाभारत कालीन सभ्यता स्थल के बारे में क्या करता है, एक और प्रमाण हमें क्या करता है, दे देता है। इसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट भी याद रखिएगा जो मैं आपको अलग से बता देता हूं कि भीमताल अगर आपसे पूछे तो आप बोल दोगे जयपुर में है, लेकिन अगर आपको यह कहा दिया जाए कि भीमलत तालाब कहां है तो याद रखिएगा दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भीमलत तालाब जो है वो किस जिले के अंदर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। भीमताल जो है, ठीक है ना, या भीमलात जो है, लत नहीं दोस्तों लात, क्योंकि वो लात से बना था, तो भीमताल जो है वो तो है बैराट के अंदर, और भीमलत कुंड जो है वो कहां है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। और एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि भीमलाट नाम की जो बिल्डिंग है, भीमलाट, ठीक है ना, भीमलाट नाम की जो बिल्डिंग है जो 8 मंजिला बनी हुई है, ये बिल्डिंग कहां है, ये बिल्डिंग बयाना भरतपुर के अंदर है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, भीमलाट जो 8 मंजिला है ये बयाना भरतपुर के अंदर आपको मिलता है। तो 3 चीजें हैं, इन तीनों चीजों को याद रख लीजिए। कई बार हम इन चीजों में भी क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आगे करते हैं। हम बात कर रहे थे किस तरह की, हम बात कर रहे थे अपने आप में किसकी, हाँ, अशोक के अन्य शिलालेख की और भीम की डूंगरी की। दोस्तों अशोक का जो अन्य शिलालेख है वो हमें भीम की डूंगरी से मिला है, और भीम की डूंगरी से इस शिलालेख की खोज जो थी वो सन 1871-72 के अंदर, ठीक है दोस्तों, 1871-72 के अंदर CL कार्लाइल नाम के एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा की गई थी। ये अंग्रेज अधिकारी इस, ठीक है ना, भीम की डूंगरी पर घूम रहा था, और घूमते घूमते इसे भीम की डूंगरी पर एक खंडित शिलालेख प्राप्त हुआ, टूटा हुआ शिलालेख प्राप्त हुआ, और यह शिलालेख भी उसी सभ्यता स्थल पर प्राप्त हुआ था, बैराट के अंदर और भाबरू नामक क्षेत्र के अंदर, भाबरू के मतलब है ना एरिया के अंदर, क्योंकि भाबरू ये क्या है, क्षेत्र भी है यहाँ पर, उसी एरिया के अंदर प्राप्त हुआ था, उसी गांव में प्राप्त हुआ था। इसी वजह से हम इस अशोक के इस शिलालेख को, जिसकी खोज CL कार्लाइल के द्वारा की गई थी, इसी को नाम देते हैं क्या, भाबरू का, ठीक है ना, सेकंड शिलालेख, भाबरू का सेकंड शिलालेख। भाबरू का फर्स्ट शिलालेख जिसकी खोज किसने की थी, कैप्टन बर्ट ने 1837 के अंदर बीजक की डूंगरी पर, और भाबरू का सेकंड शिलालेख जिसको खोजा गया था 1871-72 के अंदर CL कार्लाइल के द्वारा या कार्लाइल के द्वारा। ये खंडित है, टूटा हुआ है, लेकिन वो शिलालेख जो है भाबरू वाला वो बिल्कुल पूरा है, वो बिल्कुल सही है, और इसीलिए हमने उसे पढ़ भी लिया है और उसकी सारी जानकारी हमने क्या कर ली है, ले भी ली है। और ये हमें कहां प्राप्त हुआ, भीम की डूंगरी पर प्राप्त हुआ। इसके बाद बात करें तो यहां पर हमें
जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये सभ्यता स्थल जो है ये बौद्धकालीन भी रहा है। इसके प्रमाण हमें किस तरह से प्राप्त होते हैं कि ये बेराट सभ्यता स्थल जो है बौद्धकालीन था, इस बात का पता हमें कैसे पता लगता है? तो बौद्धकालीन स्थल के प्रमाण जो है या साक्ष्य जो है वो यही है कि यहां से हमें एक क्या प्राप्त होता है? गोल मंदिर प्राप्त होता है। ये गोल मंदिर क्या है दोस्तों? गोल मंदिर को मैं आपको बनाकर बताता हूं एक बार, जो आपको मैं बनाऊंगा तो आपको एक समझ में आ जाएगा कि हाँ हम किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ सीढ़ियां होती हैं चढ़ने के लिए और इसके चारों ओर एक प्रदर्शना पथ होता है, ठीक है ना। ये गोल मंदिर जो है इनको बौद्ध भाषक में, ठीक है ना, या बौद्ध धर्म के अंदर इनको किसके नाम से जाना जाता है? स्तूप के नाम से जाना जाता है। और इन स्तूपों को जानने के लिए इसके आगे क्या लगा दिया जाता है? बौद्ध स्तूप। बौद्ध स्तूप मतलब एक ऐसे स्तूप जिनके अंतर्गत किन्हीं महात्माओं की या महात्मा बुद्ध की या बौद्ध धर्म से रिलेटेड अनेक महान, ठीक है ना, जो अपने इनके समर्थक रहे हैं या इनके प्रवर्तक रहे हैं, उनकी हड्डियां या उनसे रिलेटेड किसी वस्तु को रखा जाता है और वो उन्हें पूजनीय मानकर उसे क्या करते हैं, ठीक है ना, उसकी पूजा करते हैं। अर्थात जैसे हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर मंदिरों को पूजा जाता है मूर्तियां रखकर, उसी तरह बौद्ध धर्म के लोग ये स्तूप बनाते हैं मंदिरों की जगह पर। लेकिन आप देखिए ये जो मंदिर है ये कौन सा है? गोल है, इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया? गोल मंदिर नाम दिया गया। और याद रखिएगा दोस्तों, ये मंदिर या ये स्थल जो है वो अपने आप में बौद्ध धर्म की किस शाखा से रिलेटेड था? हीनयान शाखा से रिलेटेड था। हीनयान शाखा से संबंध है इसका। और ये गोल मंदिर के प्रमाण राजस्थान की किसी भी सभ्यता स्थल में हमें मंदिर के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। जैसा कि मैंने कालीबंगा करवाते वक्त भी आपको ये बताया था कि कालीबंगा में भी हमें किसी मूर्ति या मंदिर के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए, जिससे हम ये आइडिया लगा पाए कि इन लोगों का धर्म क्या था या किस देवी देवता की पूजा किया करते थे। लेकिन यहां पर हमें गोल मंदिर के प्रमाण प्राप्त हुए हैं जो बौद्ध धर्म के अंदर हीनयान शाखा की ओर क्या करते हैं? इंगित करते हैं। और इस प्रकार के जो हमें स्तूप मिले हैं, जो गोल मंदिर होते हैं, वो प्राप्त हुए हैं। लेकिन ये सारे के सारे दोस्तों याद रखिएगा खंडित हैं अपने आप में। खंडित का मतलब यदि मैं बात करूं कि भी इनको खंडित का, तो ये ऐसे टूटे हुए हैं, इस तरह से टूटे हुए हैं, ठीक है ना दोस्तों, ये टूटे हुए हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि शायद यहां पर किसी व्यक्ति ने अपना गुस्सा निकाला होगा और इनको तोड़ दिया होगा। इसके बारे में आगे जिक्र करेंगे, क्योंकि मैंने आपको भी एक किताब बताई थी, एक्सकैवेशन एट बैराट, ठीक है ना। इस किताब के माध्यम से हम इस सभ्यता के खात्मे के बारे में जानेंगे। तो आशा करता हूं कि यहां से हमें हीनयान सभ्यता से जो जानकारी मिली थी उसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि इस हीनयान शाखा के साथ साथ हमें यहां से और क्या प्राप्त हुआ है? मंदिर है तो जरूर कुछ ना कुछ मूर्तियां भी होंगी। हमें यहां पर महात्मा बुद्ध की, ठीक है ना, महात्मा बुद्ध की मथुरा शैली की मूर्ति प्राप्त हुई है। फर्स्ट ग्रेड के बच्चों को एक बात बता दूं कि उनके, ठीक है ना, ये मूर्तियों से रिलेटेड गुप्त काल का मैटर आता था और आता है। तो उसके अंदर भी ये कई बार आता है कि बताइए कि गुप्त काल के अंदर मूर्ति कला का स्रोत क्या था? तो मथुरा एक स्रोत था, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इसीलिए देखो यहां पर जो मूर्ति बनाई जा रही है वो किस शैली में बनाई जा रही है? मथुरा शैली में। मौर्य काल में भी था। मथुरा शैली की मूर्ति हमें यहां से क्या हुई है? प्राप्त। महात्मा बुद्ध की, प्रथम महामानव की, महात्मा बुद्ध की मूर्ति का मिलना इस बात की ओर इंगित करता है कि ये बेराट नामक सभ्यता स्थल जो है ये अपने आप में किससे जुड़ा हुआ होगा? मौर्य काल से ही नहीं, साथ साथ में बौद्धकालीन सभ्यता से भी क्या होगा? जुड़ा हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद आगे कि मृदभांड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि ये जब लगभग ज्यादातर किताबों में नहीं दिया होता। लेकिन अगर ये क्वेश्चन यूं पूछ लिया जाए कि बेराट सभ्यता से हमें कौन से मर्द भांड प्राप्त हुए हैं, तो देखिए मैंने आपके सामने कुछ मर्द भांडों के नाम लिखे हैं। मर्द भांडों को क्या किया, लिखा है, जिसमें एनबीडब्ल्यू, एनबीपीडब्ल्यू और पीजीडब्ल्यू। देखिए मर्द भांड जिनको इंग्लिश में कहा जाता है वेयर, ध्यान रखिएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि डब्ल्यू का अर्थ तो क्या होता है? वेयर, मर्द भांड। और इसके अंदर आ रहा है एनबीपीडब्ल्यू, तो एनबीपीडब्ल्यू का अर्थ होता है एन से बनता है नॉर्थ। चलो इसका अपने क्या करते हैं? पोस्टमार्टम करते हैं और अच्छी तरह इसको समझते हैं। नॉर्थ, नॉर्थ को हिंदी में लिख देता हूं चलो मैं, उत्तर या उत्तरी, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे तो बी, बी से क्या बनता है? ब्लैक। ब्लैक का क्या मतलब हो गया? काला। बी से मतलब क्या हो गया? काला, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना, काला। और पी, पी का बात करें तो पी से होता है पॉलिशदार। पॉलिशदार का मतलब क्या हो गया? चमकदार, ठीक है ना, पॉलिशी वाले, पॉलिशी, चमकदार, यहां चमकदार लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो उत्तरी काला चमकदार, और आगे डब्ल्यू से बन गया क्या? वेयर। इसका मतलब उत्तरी काले पॉलिशी, ठीक है ना, मृदभांड जो है, उत्तरी काले पॉलिशी मृदभांड जो है वो हमें कहां से प्राप्त होते हैं? ठीक है ना, बेराट से प्राप्त होते हैं। तो आप समझ गए होंगे, एन फॉर नॉर्थ, बी फॉर ब्लैक, पी फॉर पॉलिश,
और W फॉर वेयर, इसका मतलब उत्तरी काले पोलिशदार चमकदार, ठीक है ना, बर्तन जो है, मृद भांड जो है वो हमें कहां से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, बेराड से प्राप्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद बात करते हैं PGW। अब आपके पास फिर P आ गया, P आ गया तो आप ये सोचेंगे कि भी ये भी पॉलिशदार होगा, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ना। यहां P का अर्थ होता है पेंटिंग, पेंटिंग को हिंदी में बोलते हैं चित्रित, ठीक है ना, चित्रित, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और G से क्या बन गया, ग्रे, ग्रे का मतलब क्या होता है, भूरा, भूरे को अपने वैसे क्या लिखते हैं, स्लेटी, तो इसका मतलब बन गया कि चित्रित स्लेटी, और वेयर का मतलब क्या होता है, मृद भांड, चित्रित स्लेटी मृद भांड, ठीक है दोस्तों। चित्रित स्लेटी मृद भांड PGW जो है वो भी हमें कहां से प्राप्त होते हैं, बेराड से प्राप्त होते हैं। और इन मृद भांडों के ऊपर आपको किसके चित्र मिलते हैं, स्वास्तिक के और त्रिरत्न चक्र चित्र क्या हुए हैं, हमें प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब हम ये आइडिया लगाते हैं कि इन लोगों के द्वारा अपने काल के अंदर मृद भांडों का भी क्या किया जा रहा था, प्रयोग किया जा रहा था, और इस प्रकार के मृद भांडों को क्या वो कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे। दोस्तों यहां पर हमें मुद्राओं से रिलेटेड बहुत बार हमारी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं, रीट्स में भी, और सबसे बड़ी बात सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी कई बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इन मुद्राओं के इस क्वेश्चन को मैं पूरा डिटेल से आपको क्या कर रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो इस जानकारी को तो और भी ज्यादा क्या कीजिएगा, बड़ा मतलब ना तरीके से अच्छे से इसे समझ लीजिएगा। देखिए यहां पर हमें बेराड से बहुत सी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं दोस्तों। मुद्राओं का मतलब होता है पैसा। जहां मुद्रा का अर्थ आ जाए, आप किसी भी सभ्यता में यदि आपको मुद्रा मिलती है तो आप एक चीज आइडिया लगा लीजिएगा कि मुद्रा मिलती है, इसका मतलब जरूर उस सभ्यता स्थल के अंदर मुद्रा विनिमय रहा होगा, वस्तु के बदले में लोगों ने मुद्राएं देकर वस्तु को खरीदा होगा। लेकिन अगर कहीं मुद्रा नहीं मिलती है तो अनुमान लगा लीजिए कि वहां पर मुद्रा विनिमय नहीं रहा होगा, वहां वस्तु विनिमय रहा होगा, कि वस्तु को देखकर उन लोगों ने वस्तुओं का क्या किया है, व्यापार किया है। तो यहां पर हमें कुछ मुद्राएं मिली हैं। उन मुद्राओं की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, उन मुद्राओं की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो मुद्रा अपने आप के अंदर एक सूती वस्त्र में क्या है, ठीक है ना, लिपटी हुई मिली है। अब आप ये सोचेंगे सूती वस्त्र में पूरी लिपटी हुई, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इतिहासकार लिखने को कुछ भी लिखते हैं, ये किताबें कुछ भी लिख देती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैसा ही प्राप्त हुआ। आप सोच के देखो, इतनी पुरानी मुद्राओं की बात कर रहे हैं जिनके अंदर हम पंचमार्क सिक्के जो अशोक के काल के आद सिक्के कहलाते हैं, यूनानी शासक मिनेंडर की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या वो कपड़ा इस समय भी उपलब्ध रहा होगा? नहीं नहीं नहीं। इसका मतलब यह है कि जो सिक्के हमें प्राप्त हुए, उन सिक्कों पर हमें सूती वस्त्र के रेशे प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा, उनके साथ सूती वस्त्र के क्या प्राप्त हुए हैं, रेशे। और उन तागों से, सूती वस्त्र के रेशे का मतलब उन तागों से, उन तागों का उन मुद्राओं पर लगा रहना इस बात की ओर, ठीक है ना, इंगित करता है कि जरूर इन मुद्राओं को शायद किसी कपड़े में क्या किया गया होगा, बांधा गया होगा। इसलिए इस लाइन को यूं लिख दिया जाता है कि सूती वस्त्र में लिपटी हुई मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिनकी संख्या कितनी है, 36 है। याद रखिएगा, कुल संख्या कितनी है, 36। अब इसका वर्गीकरण करूं तो वर्गीकरण के रूप में ध्यान रखिएगा, कुल मुद्राएं 36 है, और इन 36 मुद्राओं के अंतर्गत, थोड़ा ध्यान रखिएगा, इन 36 मुद्राओं के अंतर्गत 8 मुद्राएं जो हैं वो चांदी की हैं, पंचमार्क। जिन पंचमार्क सिक्कों को हम क्या बोल देते हैं, आहत सिक्के भी बोल देते हैं। आहत या पंचमार्क क्या होता है, जिस किसी सिक्के पर 5 आकृतियां खुदी हो, 5 मार्क लगे हुए हो, उसे पंचमार्क कहा जाता है। और इन मार्कों को लगाने के लिए हमें उस सिक्के पर क्या करनी पड़ती है, चोट मारनी पड़ती है, उस मुद्रा पर चोट मारनी पड़ती है। और चोट मारते हैं तो मुद्रा को हम आहत करते हैं। इसीलिए पंचमार्क सिक्कों को ही किसके नाम से जाना जाता है, आहत सिक्कों के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। यहां पर हमें 8 चांदी की पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं और 28 इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक का मतलब होता है हिंद यूनानी शासकों के सिक्के। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हिंद यूनानी शासकों के सिक्के। यहां पर हिंदू यूनानी शासकों के 28 सिक्के प्राप्त होते हैं। 28 और 8 टोटल हो गए कितने हैं, 36। यहां पर कुछ किताबें मैं भी पढ़ता था तो बड़ा पजल हुआ करता था कि भी हमें 28 8 लिख दिया और उसके बाद उसमें यह भी लिख देता था कि 16 मुद्राएं हमें किसकी प्राप्त होती है, मिनेंडर की भी। तो मैं इन्हें जब काउंट करता था तो 36 बनता नहीं था, लेकिन शायद उसको पूर्ण तरीके से स्पष्ट रूप से क्या नहीं किया गया था, दिखाया नहीं गया था या लिखा हुआ नहीं था। इसीलिए मैंने इसमें यह बताया कि इन 28 मुद्राओं को यदि हम देखते हैं तो इन 28 में से भी 16 मुद्राएं जो हैं वो केवल और केवल किसकी हैं, वो केवल और केवल एक यूनानी शासक मिनेंडर की हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूनान का एक यूनानी शासक था मिनेंडर,
और उस यूनानी शासक मिनेंडर की क्या की मानी जाती है, टोटल इसके अंदर कितनी मुद्राएं मानी जाती हैं, 16 मुद्राएं क्या की जाती हैं, मानी जाती हैं। 16 मुद्राएं क्या है, यूनानी शासक मिनेंडर की मानी जाती है। कितने में से, 28 में से। तो 28 और 8 तो क्या हो गई, 36 हो गई, और उसमें से 16 केवल किसकी, अकेले की हो गई, मिनेंडर की। मिनेंडर की इतने अत्यधिक मुद्राएं मिलने का रीजन हम ये भी मानते हैं कि इस स्थल का संबंध शायद हिंदू यूनानी शासकों से भी रहा होगा, क्योंकि हिंदू यूनानी शासकों की मुद्राओं का मिलना इसका मतलब कंफर्म है कि हिंदू यूनानी शासकों का संबंध इस क्षेत्र से रहा होगा। तो ये जो मुद्राएं थी, इन मुद्राओं का वर्णन जो है, ठीक है ना, आपको अच्छी तरह डिटेल में क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। और ये भी याद रखिएगा कि हमें यहाँ पर जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो सिक्के रेशों के रूप में क्या है, प्राप्त हुए हैं, जो एक मतलब ना उन पर लगे हुए रेशे प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि गुप्तकालीन अवशेष क्या है। आपसे इससे पहले मैंने बताया कि यह सभ्यता स्थल का संबंध जो है गुप्त काल से भी रहा है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो हमें एक लिपि के रूप में प्राप्त होता है, और यह लिपि किसके नाम से प्रचलित है, शंख लिपि के नाम से। अभी रीट में यह क्वेश्चन आया हुआ था पीछे कि शंख लिपि के प्रमाण हमें कहां से प्राप्त होते हैं, बैराट सभ्यता स्थल से। शंख लिपि है क्या दोस्तों, तो मैं थोड़ा सा आपको शंख लिपि के बारे में बताऊं। तो शंख लिपि एक ऐसी लिपि है जिस लिपि के रूप में जिसके रूप में उसको क्या किया जाता है, इस तरह लिखा जाता है जो हमारी भाषा के अंदर एक प्रकार से क्या होती है, ठीक है ना, कोडिंग लिपि कहलाती है, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा कुछ जासूस तरह के लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ कोड वगैरह लिख कर क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। और अब हम उस आपने रीजनिंग पढ़ी होगी, रीजनिंग में आप देखते हो कि कुछ इस प्रकार के कूट शब्द होते हैं जिनको हमें क्या करना पड़ता है, मतलब ना निकालना पड़ता है कि पी लिखा हुआ, लेकिन वो लिखा हुआ पी नहीं है, पी की जगह क्या है, कोई और अक्षर को मानना पड़ता है। वैसे ही ऐसे कुछ शब्द लिखे हुए हैं जो लिपि अपने आप में कौन सी भाषा के रूप में प्रचलन में थी, कूट भाषा के रूप में प्रचलन में थी। अर्थात गुप्त काल के अंदर जिस लिपि को कूट भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था कि भी कोई समाचार एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, वो किसी और को पता ना लगे, केवल लिखने वाले ने जो लिखा है उसको पता है, और या फिर जो पढ़ने वाला है उसको पता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ पत्र जो है वो कूट भाषा में लिखे जाते थे, और यही कूट भाषा जो थी वो गुप्त काल में किसके नाम से जानी जाती थी, शंख लिपि के नाम से जानी जाती थी। और इसी शंख लिपि को अगर मैं कुछ और नाम देना चाहूं जो गुप्त काल में प्रचलित था, तो आप उसे क्या कह सकते हो, कूट लिपि कह सकते हो। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इसे क्या कह सकते हैं, कूट लिपि के नाम से क्या किया जा सकता है, जाना जा सकता है। यदि हम आगे बात करें और इस तरह बात करें कि हमें यहां पर क्या गुप्त काल के बाद के भी अवशेष प्राप्त होते हैं, क्या ये सभ्यता स्थल गुप्त काल के बाद भी जुड़ा हुआ था। हमने मौर्य काल का पढ़ लिया, मैं उससे पहले महाजनपद काल का भी पढ़ लिया। चलो मैं एक सीक्वेंस में बताता हूं। हमने सबसे पहले यहां क्या पढ़ा, बौद्ध धर्म से रिलेटेड स्थल के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि ये स्थल जो है महाजनपद काल से भी रिलेटेड है। फिर हमने पढ़ा कि ये स्थल जो है मौर्य काल से भी रिलेटेड है। फिर हमने उसके बाद ये पढ़ा कि ये स्थल जो है भारी आक्रमण होने वाले मतलब ना विदेशी आक्रमणकारियों से भी है, हिंदू यूनानी शासकों से भी है। फिर हमने पढ़ा ये काल जो है गुप्त काल से भी रिलेटेड है, और गुप्त काल के बाद के काल से भी रिलेटेड है या नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये स्थल गुप्त काल के बाद से भी रिलेटेड है। और उसके साक्ष्यों के रूप में मैं सबसे पहले आपके सामने एक आदमी को पकड़ना चाहूंगा, जिस आदमी का नाम क्या है, हेनसांग। आप इसके बारे में काफी पढ़ा होगा आपने। हेनसांग एक चीनी यात्री था, और इस चीनी यात्री ने एक किताब लिखी थी अपनी, एक मतलब ना यात्रा के ऊपर उसने अपने किताब लिखी थी। उस किताब का नाम क्या था, सीयूकी। क्या नाम था दोस्तों, सीयूकी। ये इसका यात्रा वृत्तांत है। इस यात्रा वृत्तांत के अंदर हेनसांग जो है वो किस स्थल की जिक्र करता है, हेनसांग वो किस स्थल का जिक्र करता है, बैराट का जिक्र करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो अपनी सीयूकी में हेनसांग अपनी बैराट यात्रा का जिक्र करता है, तो बैराट की जगह पर वो किस शब्द का इस्तेमाल करता है, पारयात्र शब्द का क्या करता है, इस्तेमाल करता है। इसका मतलब हेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत सीयूकी के अंदर किस शब्द का जिक्र किया है बैराट के लिए, पारयात्र शब्द का। यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि हेनसांग जो है वो राजस्थान के अंदर सबसे पहले, अगर ये बात कहें कि हेनसांग राजस्थान में सबसे पहले कहां आए या सबसे पहले उसने किस क्षेत्र का जिक्र किया, तो याद रखिएगा हेनसांग ने सबसे पहले राजस्थान के अंदर किस क्षेत्र का जिक्र किया है और किस क्षेत्र में आए हैं, भीनमाल में आए हैं। भीनमाल के अंदर हेनसांग राजस्थान में आया था, और भीनमाल शब्द के लिए इसने पीलो, ठीक है ना, मिलो नामक शब्द का क्या किया है, इस्तेमाल
किया है। इसका मतलब हेनसांग जो है वो राजस्थान के अंदर भीनमाल को पीलो मिलो के नाम से पुकारता है और अपनी पुस्तक सी युकी के अंदर वो बैराट को पारयात्र के नाम से पुकारता है। और ये भारत के अंदर हेनसांग जो था वो 634 ईस्वी के अंदर आया था, ठीक है ना, ये 634 ईस्वी के अंदर आया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसने अपनी इस पुस्तक के अंदर बैराट सभ्यता के अंदर कितने बौद्ध मठों का होना बताया है, 8 बौद्ध मठों का होना बताया है। दोस्तों ये 8 बौद्ध मठ जो है हमें आज प्राप्त नहीं होते, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ये सारे बौद्ध मठ जो है वो तोड़ दिए गए हैं, टूट चुके हैं। तो आपको इसका भी थोड़ा ध्यान रखना होगा कि ये हमें जो है वो टूटी फूटी अवस्था के अंदर भग्नावशेष अवस्था में क्या है प्राप्त होते हैं। इसने 8 का जिक्र किया, लेकिन 8 के हमें क्या नहीं मिलते हैं, पूरे प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। हो सकता है उस समय ये आया था तो उस समय 8 होंगे और उसके बाद इन्हें क्या कर दिया गया होगा, तोड़ दिया गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या यहां पर इस सभ्यता स्थल के अंदर हमें इसके बाद भी कुछ प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा और नॉलेज याद कर लेते हैं कि हमें अकबर के काल के भी यहां पर हमें क्या है कुछ मतलब ना चीजें प्राप्त होती हैं। जैसे कि अकबर कालीन टकसाल, अकबर ने यहां पर टकसाल खोली थी। जैसे कि अकबर कालीन ईदगाह, अकबर कालीन जैन मंदिर भी हमें यहां से प्राप्त होता है और मुगल गार्डन भी हमें यहीं से प्राप्त होता है। और आपको पता हो तो बैराट के अंदर मान सिंह के द्वारा भी, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो कि आमेर के शासक थे मान सिंह प्रथम, इन मान सिंह प्रथम के द्वारा भी बैराट के अंदर याद रखिएगा अकबर के रुकने के लिए पंचमहलों का क्या करवाया था, पंचमहला का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था, पंचमहलों का निर्माण करवाया था। कहते हैं अकबर जब अजमेर दरगाह शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब जी के दरगाह पर जब जाया करता था, 14 बार गया अकबर, 2 बार पैदल गए, ठीक है दोस्तों। तो जब जाया करता था तो वो इन्हीं महलों के अंदर रुका करता था, इन्हीं महलों में विश्राम किया करता था, जिन महलों का निर्माण स्पेशल मान सिंह प्रथम ने अकबर के लिए करवाया था। और ये भी कहां है, बैराट के अंदर ही है। तो थोड़ा सा ये भी जानकारी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अंतिम दौर में कि यहां से हमें एक ऐसी चीज प्राप्त हुई जो भी हमें बौद्ध धर्म से क्या है मतलब ना जोड़ती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बौद्ध धर्म के साथ साथ महात्मा बुद्ध के अवशेष प्राप्त होने वाला स्थल जो है, या महात्मा बुद्ध के रिलेटेड राजस्थान में अगर कोई स्थल माना जाता है तो वो भी बैराट को माना जाता है। कैसे, देखिए हमारे एक शासक हुए थे जयपुर के जिनका नाम था सवाई राम सिंह, ठीक है दोस्तों। और ये वही सवाई राम सिंह है जिनके काल के अंदर सन 1857 की क्या हुई थी, क्रांति हुई थी। इन्हें राम सिंह सेकंड कहा जाता है, यहां सेकंड लिख देता हूं, राम सिंह द्वितीय कहा जाता है। 1857 की क्रांति इन्हीं के काल के अंदर हुई थी। कहते हैं इन्हीं राम सिंह सेकंड के काल के अंदर एक बार की बात, बीजक की डूंगरी पर खुदाई करने का काम एक किंगा खंगारोत नाम के व्यक्ति को दिया गया, सिपा सालार को दिया गया, जो कि किंगा खंगारात जो थे यहाँ के सिपा सालार थे। इनको बीजक की डूंगरी पर खुदाई का समय काम दिया गया। खुदाई करते करते क्या हुआ कि इनको उस क्षेत्र के अंदर, उस खुदाई करते हुए उस क्षेत्र के अंदर इनको एक क्या प्राप्त हुआ, सोने का कलश प्राप्त हुआ। एक सोने का क्या प्राप्त हुआ, स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुआ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्वर्ण मंजूषा, सोने का कलश प्राप्त हुआ। और ये जो स्वर्ण मंजूषा था, सोने का कलश था, स्वर्ण मंजूषा, इस स्वर्ण मंजूषा के अंदर हमें, ठीक है ना, कुछ राख प्राप्त हुई। अब राख प्राप्त हुई तो अनुमान लगाया जाने लगा सोने के इस कलश के अंदर क्या हो सकता है। तो हम अगर बौद्ध धर्म का अध्ययन करें तो ये पाते हैं कि महात्मा बुद्ध के मरने के बाद, जब महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार मलों ने किया था, तो उसके बाद उनके शारीरिक शरीर के जो तत्व थे, या शरीर के जो मतलब ना उनके जो फूल थे, या ये कह दीजिए राख, और उनकी जो हड्डियां थी, उनको 8 कलशों के अंदर क्या किया गया था, सोने के कलशों में क्या किया था, डाला गया था। और उनको अलग अलग जगह पर क्या किया गया था, दफना दिया गया था। और उसी की जगह पर उनके बौद्ध स्तूप क्या किए गए थे, बनाए गए थे। ऐसा माना जाता है कि इस स्वर्ण मंजूषा के अंदर भी महात्मा बुद्ध की क्या थी, अस्थियां थी। और इसी वजह से ये काम इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या बताइए, जयपुर के किस शासक के काल में बैराट सभ्यता का उत्खनन हुआ था और उसके अंतर्गत स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई थी? तो राम सिंह सेकंड के काल के अंदर हमें ये स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुआ है, जिसका संबंध सीधा सीधा हम महात्मा बुद्ध से करते हैं। लेकिन वैसे इंडियन इतिहास से जानकारी लें तो आप याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं उन 8 स्थलों का अलग से जिक्र किया गया है जहां पर महात्मा बुद्ध की अस्थियों को क्या किया गया था, मतलब ना स्थापित किया गया था। और उसमें महात्मा बुद्ध के दांत जो थे
वो श्रीलंका लेकर चले गए थे। इसलिए आज भी श्रीलंका में महात्मा बुद्ध के दांतों का बना हुआ एक मंदिर है, जिनके ऊपर उसे दंत मंदिर के नाम से जाना जाता है। और आप जानते हो श्रीलंका देश जो है वो अपने आप में बौद्ध कंट्रीज भी है। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं हम ये स्वर्ण मंजूषा जो है वो किसके काल की खुदाई के अंदर प्राप्त होता है, स्वाई राम सिंह सेकंड के काल में। जो भी इस बात को सिद्ध करता है, जो भी इस बात को सिद्ध करता है क्या, कि ये स्थल जो है वो बौद्धकालीन स्थल है। अब आपको मैं एक अंतिम जानकारी और दे देता हूं जो बड़ी विशेष है, और उसको आप चाहो तो लिखना, उसे भी आप क्या कर सकते हो, अपने नोट्स के अंदर क्या कर सकते हो, मतलब है ना, नोट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं वो अंतिम जानकारी जिसको मैं आपको बताना चाह रहा हूं। दोस्तों इससे पहले याद हो तो मैंने अभी आपको एक बुक के बारे में बताया था, जो बुक दयाराम साहनी ने लिखी है, जिस बुक का नाम है एक्सकवेशन एट बैराट, मतलब बैराट का उत्खनन। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि इस सभ्यता का, इतनी बड़ी सभ्यता, इतनी मतलब है ना उन्नत सभ्यता, वो समाप्त कैसे हो गई। तो दयाराम साहनी ने अपनी इसी पुस्तक के अंदर इस सभ्यता के विनाश के बारे में क्या बताया है, ठीक है ना, रीजन बताया है कि इस सभ्यता का विनाश किस तरह हुआ, खात्मा किस तरह हुआ। तो दयाराम साहनी लिखते हैं कि इस सभ्यता के खात्मे के पीछे किस व्यक्ति का हाथ है, ठीक है ना, हूण शासक किसका हाथ है, मिहिर कुल का हाथ है। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये जो हूण शासक था मिहिर कुल, इसके बारे में दयाराम साहनी जो है वो लिखते हैं और कहते हैं कि हूण शासक मिहिर कुल जो बौद्ध धर्म का विरोधी था, बौद्ध धर्म का कट्टर शत्रु था, इसी व्यक्ति ने यहां पर क्या किया था, 7 कोटि बौद्ध भिक्षुओं की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। 7 कोटि बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी, तथा यहां पर बनाए गए जितने भी अशोक के स्तूप थे, उन स्तूपों को, या बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो स्तूप थे, उन स्तूपों को भी उसने क्या कर दिया था, तोड़ दिया था। इसीलिए यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि एक्सकवेशन एट बैराट दयाराम साहनी की पुस्तक के आधार पर हम इस सभ्यता के खात्मे का कारण जो है वो किसे मानते हैं, मिहिर कुल को मानते हैं, अर्थात हूण शासक मिहिर कुल के आक्रमण को मानते हैं। तो ये हमारी जो बैराट सभ्यता थी, इस बैराट सभ्यता से रिलेटेड हमारे फैक्ट थे। आशा करता हूं कि ये जो मैटर है आपको बहुत ही परीक्षा उपयोगी लगेगा, और फर्स्ट ग्रेड और बड़ी परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। और इसी क्रम के अंदर हम नेक्स्ट सभ्यताओं का जो टॉपिक रहेंगे, जो नंबर से हमारी जो सभ्यताएं रहेंगी, उनको भी हम इसी तरीके से क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।